नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। ऋग्वेद में लगभग 100 वनस्पतियों का वर्णन मिलता है और सारे विश्व के भाषा वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि ऋग्वेद पूरे विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। आयुर्वेदी चरक संहिताओं में एक बड़ी मज़ेदार बात प्रायः सभी संहिताओं में उल्लिखित है, वो है आयुर्वेद अवतरण, अर्थात पृथ्वी पर आयुर्वेद कैसे आया। तो वहाँ उन्होंने कारण बताया उसका, विघ्नभूता यदा रोगा। ऋषियों के तप में, स्वाध्याय में जब रोग विघ्न हो स्वरूप हो गए तो उन्होंने हिमालय में सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए और विचार करने के लिए, जैसे आज हम सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं या वेबिनार्स कर रहे हैं, इस तरह से सारे ऋषि इकट्ठे हुए और उनमें उन्होंने ऋषि भारद्वाज को इंद्र के पास भेजा जो आयुर्वेद को पृथ्वी पर लेकर आए। आज भी लगभग कुछ इसी तरह की परिस्थिति है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के हर कार्य के लिए विघ्न स्वरूप हो गया है। उसके कारण न केवल सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, अपितु राष्ट्रीय जीवन भी बाधित हो रहा है। तो ऐसे में जो आयुर्वेद आया वह प्रारंभ में ऋषियों के आश्रमों में आया और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आयुर्वेद का अध्यापन शुरू हुआ, जैसा कि स्पष्ट रूप से प्राचीन संहिताओं में हमको मिलता है। फिर धीरे धीरे वो पुराण काल आता है और आयुर्वेद चूँकि संस्कृत में था इसलिए आयुर्वेद की पढ़ाई संस्कृत विद्यालयों के माध्यम से होने लगी। अच्छे उस काल में भी आयुर्वेद की काफ़ी प्रगति हुई, अच्छे चिकित्सक निकले और वो आज का विषय नहीं है। किंतु इस बीच इस देश पर आक्रांताओं ने कई बार आक्रमण किए। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और इन सब ने बड़ी ही योजना पूर्वक भारतीय संस्कृति को, भारतीय विज्ञान को नुकसान पहुंचाया, नष्ट किया। उसमें आयुर्वेद भी नष्ट हो गया। फिर हम देखते हैं कि एक स्वतंत्रता काल आता है और हमारा देश स्वतंत्र होता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी आयुर्वेद की पढ़ाई व्यवस्थित नहीं चल रही थी। अनेक प्रांतों में अपने अपने बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ
और प्राइवेट संस्थाएं भी आयुर्वेद की डिग्रियां बांट रही थी। न कोर्स पाठ्यक्रम में समानता थी, न डिग्रियों में समानता थी, न प्रवेश योग्यता में समानता थी। किंतु 1970 में भारतीय लोकसभा ने CCIM एक्ट पास किया और उसके बाद से आयुर्वेद शिक्षण में एक क्रांति आ गई। सारे देश में आयुर्वेद के शिक्षण में एक समानता आई, एक रूपता आई, पाठ्यक्रम समान हुआ, डिग्री समान हुई। और मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने प्रवेश योग्यता वो साइंस के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दी। 12वीं पास विथ साइंस स्टूडेंट ही आयुर्वेद में प्रवेश लेगा और उसके कारण उसकी जो भूख थी, उसकी जो मांग थी, वो ज़्यादा युगानुरूप थी, आवश्यकता के अनुरूप थी। और उसी वजह से CCIM ने अनेक बार अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए और आज जो आयुर्वेद का शैक्षणिक स्वरूप है दुनिया के सामने, वो इंस्टीट्यूशनल स्वरूप है, वो शैक्षणिक स्वरूप है, संस्थागत स्वरूप है। आज आयुर्वेद की स्वतंत्र, भारत में ही कम से कम 6 आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं और विदेशों के 16 विश्वविद्यालयों के साथ भारत सरकार ने MOU किया है जो बाकायदे आयुर्वेद के प्रशिक्षण दे रहे हैं। CCIM के पाठ्यक्रम के अनुसार नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों में आयुर्वेद के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो वर्तमान में जो 700 से ऊपर आयुर्वेद कॉलेज चल रहे हैं वो सबके सब उसी पाठ्यक्रम के आधार पर चल रहे हैं और उनसे जो विद्यार्थी निकल रहे हैं बड़े ही सक्षम छात्र हमारे सामने आ रहे हैं। करीब 14 विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो छात्र आ रहे हैं वो विशेषज्ञता के साथ आ रहे हैं। काय चिकित्सा में, शल्य में, शालाक्य में, इतना ही नहीं, मानस रोग में, क्षार सूत्र में, पंचकर्म में स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञता लेकर MD डिग्री लेकर आयुर्वेद के छात्र प्रैक्टिस में आ रहे हैं, समाज में आ रहे हैं। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति का सवाल है, जनपदोध्वंस की ये स्थिति है, कोरोना या कोविड-19 ये सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा हो गया है। और खुशी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने व्याख्यान में 3 बार आयुष चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख किया। आयुष मंत्रालय, अनेक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतीय शासन ने आयुष चिकित्सा को करने की परमिशन दी है और बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कुछ संस्थानों में न केवल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा मैं, जो अनेक जगह ज़्यादा प्रचारित हो रहा है, बाकायदे कोरोना पॉजिटिव मरीज एडमिट हो रहे हैं और उनका इलाज, सफल इलाज हो रहा है, जिसका कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने, हमारे सचिव राजेश कोटेचा जी ने और हमारे मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी ने उल्लेख किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनको हमारे यहाँ जनपदोध्वंस एक कहा और उसके लिए जिसके कारण से जनपद उध्वंस हो जाएं, मतलब जिले के जिले नष्ट हो जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, बंद करना पड़े सारा कार्यक्रम, ऐसी व्याधियों को जनपदोध्वंसी व्याधियां कहते हैं। और आचार्य चरक ने उसके लिए पृथ्वी की, जल की, वायु की और काल की दुष्टि को हेतु माना। अर्थात ये जो चारों चीज़ें हैं ये भी प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं। इनके या विकार जब पैदा होता है, अभी एक मेरे मित्र आए तो बोले ये काल की दुष्टि कैसे होती है। मैंने बताया कि ऋतुएं जो हैं वो उनका समय बदल गया है, व्यक्ति के आहार विहार का समय नहीं रहा, काम करने का समय नहीं रहा, ये भी जनपदोध्वंस का एक कारण होता है।
और इससे बचने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए। आयुर्वेद में स्वस्थवृत्त का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। और हम दोनों ही जो आयुर्वेद के उद्देश्य हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, इन दोनों में पारंगत करके विद्यार्थियों को हम समाज को दे रहे हैं। और अब समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो उन सिद्धांतों को, उन आयुर्वेद की चर्याओं को, उन आयुर्वेद के बताए विधि विधानों का पालन करे। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट, परिणाम सामने नहीं आ सकता। जहाँ तक ऐसी अनुक्त व्याधि कहते हैं हम लोग, जिन व्याधियों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, उनके लिए आचार्य चरक ने बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। वो कहते हैं, विकार नामा कुशलो न जिहात कदाचन, नहीं सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवा स्थिति, सैव कुपिता दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतर्गतश्चैव विकारान कुरुते बहून। कि यदि आपको किसी बीमारी का नाम नहीं पता, यदि आपको किसी बीमारी की पैथोलॉजी नहीं पता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे जो दोष हैं, दूष हैं, बल है, बल यानी उसकी इम्यूनिटी, उसके वय है, ऋतु है, काल है, इनका सबका परीक्षण करके उसके अनुसार निदान चिकित्सा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मेरा एक निवेदन है कि जो आज बार बार कहा जा रहा है कि खाली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद, खाली रसायन चिकित्सा के लिए आयुर्वेद, तो ये बात अधूरी है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद और आज के आयुर्वेद स्नातक पूर्णतः किसी भी ऐसी व्याधि जिसका पूर्व में वर्णन नहीं है, उसका उपचार करने के लिए, हमारे सिद्धांतों के अनुसार निदान करने के लिए सक्षम है। और उपचार का भी उनको मौका मिल दिया जाना चाहिए। ये समस्याएं आती रहेंगी, ये कोई नई समस्या नहीं है। हर 150 साल के बाद कोई ना कोई नई बीमारी आती है और पूरी दुनिया को झकझोर के रख देती है। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर हमारे जो आयुर्वेद के स्नातक हैं, जो बड़े सुंदर ढंग से पढ़ के निकल रहे हैं, पहले तो सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ये 3 ही संस्थान थे। अब तो ऐसे कई संस्थान हो गए। दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज, श्री आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो इन सब, और अच्छी एक खुशी की बात है कि जो आज के बड़े शिक्षण संस्थान हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी अपने यहाँ आयुर्वेद फैकल्टी चला रही हैं। उनके पास बहुत साधन है और उनके पास दूसरी फैकल्टी भी साथ साथ हैं। तो एक समन्वयात्मक अनुसंधान की उनके पास ज़्यादा क्षमता है और वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक सुंदर परिदृश्य, एक आशापूर्ण परिदृश्य हमारे सामने है, आयुर्वेद चिकित्सकों के सामने है, आयुर्वेद स्नातकों के सामने है, कि वे इन सब सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की दिशा में, रोग मुक्त बनाने की दिशा में और सहसा आने वाली व्याधियों के विरुद्ध इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए सक्षम है, समर्थ हैं। धन्यवाद।